फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, देश में विमानों को बम वाली धमकी मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। सोमवार रात से अब तक करीब 54 फ्लाइट्स को धमकी दी गई है। जांच में एक एक्स हैंडल की पहचान हुई है, जिससे अलग अलग फ्लाइट्स में धमकी भरे पोस्ट किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, सेंट्रल इंटेलिजेंस कश्मीर ने कश्मीर में तहरीक लब्बैक या मुस्लिम नाम के आतंकी संगठन का नेटवर्क जो है वो ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर घाटी में 10 जगहों पर रेड की गई। टीएलएम लश्कर तैयबा का ही एक अलग ग्रुप है। इसके लश्कर हैंडलर बाबा हमास चला रहा था। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कहा कि एक्ट को पूरी तरह रद्द करना ठीक नहीं है। सीजेआई बोले कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो, 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इस बीच बहराइच एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच योगी सरकार ने मुठभेड़ पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मुठभेड़ वाली जगह की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। जिस इलाके में एनकाउंटर होगा वहां की पुलिस मामले की जांच नहीं करेगी। बड़ी खबर, बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच आज बिल्डिंग गिरने का बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। कुछ और लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तूफान के 24 अक्टूबर को बंगाल और ओडिशा तट से टकराने का अनुमान है। इस बीच नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन के पास शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतरी। ट्रेन के 2 डब्बे ट्रैक से उतरे। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल रेलवे ने घटना में जांच के आदेश दिए हैं। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर 3 राज्यों को लिखी चिट्ठी है और यूपी, हरियाणा और राजस्थान से सर्दियों में डीजल बसें दिल्ली ना भेजने की मांग की। मुंबई पुलिस ने आज फिल्म मेकर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर से ऑफिस जाकर पूछताछ की। पुलिस ने एकता, शोभा और उनकी कंपनी ऑल्ट बालाजी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। 24 अक्टूबर को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। और फिक्र में बात रूस के कजान शहर में हो रही ब्रिक्स समिट की, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात इंटरनेशनल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। युद्ध के बीच 2 वर्ल्ड लीडर्स की इस केमिस्ट्री को आज हर किसी ने अपने अपने लेंस से डिकोड किया। कजान के समिट हॉल के बाहर गैलरी में भारत और रूस के राष्ट्रीय ध्वज पर कैमरे का फ्रेम सेट था। पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 कदम चले और फिर फ्रेम में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई। दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले और फिर समिट हॉल की तरफ बढ़ चले। गले मिलकर यह औपचारिक मुलाकात जरूर थी, लेकिन इसमें कई बड़े कूटनीतिक संकेत छिपे हुए हैं। इन तस्वीरों में भारत और रूस की गहरी दोस्ती की झलक है। यह रूस से भारत की नजदीकियां ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर दोहराया कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान शांति से चाहता है। और जब उन्होंने ये कहा तो पुतिन का जो रिएक्शन था वो देखने वाला था। ऐसा लग रहा था कि पुतिन पूरी तरह इस बात से सहमत हैं और वो चाहते हैं कि इस दिशा में कोई आगे बढ़े। तो वहीं पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर यानी बिना अनुवादक के समझ जाते हैं। और तब ये चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। पहले आप पुतिन का ये बयान सुनिए। Монтри у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार यानी 2 वर्ल्ड लीडर्स की कूटनीतिक मित्रता से आज एक बार फिर दुनिया का साक्षात्कार हुआ। टेबल पर दोनों देशों के डेलीगेशन के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले वो देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मैं और राष्ट्रपति पुतिन लगातार संपर्क में रहे। भारत इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। हम मानव जाति को ध्यान में रखते हुए शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। युद्ध रोकने के लिए भारत हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कजान शहर के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया और बताया कि कजान में भारत नया वाणिज्य दूतावास खोल रहा है। इससे पहले जुलाई में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी, जब पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया था। Ваши июльские
визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань. И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии. Последовательно развиваются крупные проекты. Принятие дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ये जिस जगह पर बैठक हो रही है उसकी इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। भारत के साथ तो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन ये वो जगह है जो रशिया का ऑयल हब भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका में ह्यूस्टन है। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन होता है। रूस के लिए सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो बड़ी ताकत है वो अब डिफेंस से ज्यादा एनर्जी है, और ये एनर्जी हब में बैठक हो रही है। ब्रिक्स में भारत और रूस के अलावा ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। पिछले वर्ष ही ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़े हैं, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया शामिल हो चुके हैं। सिर्फ भारत है जो कि क्वाड का मेंबर है बाय द वे, और ब्रिक्स का भी। इस तरह ब्रिक्स देशों की संख्या 10 हो गई। लेकिन इस समिट में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो ये है कि क्या ब्रिक्स देश मिलकर एक नई करेंसी पर बात करने वाले हैं, यूरो की तरह। क्या पूरी दुनिया में डॉलर को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देश एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, एक पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर G7 के सामने खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिक्स में 3 ऐसे लीडर्स हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का मादा रखते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रूस 2 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध लड़ते हुए और पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस के बावजूद बेहद मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो चुकी है। वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। दोनों नेता लगभग 4 साल बाद कजान में मिल सकते हैं। ऐसे में ब्रिक्स की नई करेंसी की चर्चा वर्ल्ड मीडिया में छाई हुई है, जिस पर पश्चिमी देशों की भी नजर है। लेकिन नई करेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर ब्रिक्स दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन G7 के सामने कहां तक टिकता है, और ब्रिक्स करेंसी कैसे ग्लोबल ऑर्डर को बदल सकती है, इसे समझते हैं। पूरी दुनिया की जीडीपी में अगर सबसे अमीर देशों के संगठन का योगदान 29% है, तो ब्रिक्स का योगदान 37% है। यह खुद पुतिन ने डेटा दिया कल ब्रिक्स समिट के दौरान, बिजनेस समिट के दौरान। वर्ल्ड ट्रेड में G7 की हिस्सेदारी 31% है, ब्रिक्स की हिस्सेदारी 22% है। दुनिया की 46% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, जबकि सिर्फ 10% आबादी G7 में रहती है। दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 ब्रिक्स के सदस्य हैं। दुनिया का 43% तेल उत्पादन ब्रिक्स देशों में होता है, जबकि 29% तेल G7 देशों से आता है। ऐसे में अगर ब्रिक्स की अपनी करेंसी आ गई तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। नोट करने वाली बात क्या है, ब्रिक्स देशों में चाइना और भारत की प्रेजेंस एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भी देता है। यह अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को समझना भी जरूरी है। अमेरिका में 96% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता है, बाकी दुनिया में करीब 79% कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में होता है। यानी ब्रिक्स की अपनी करेंसी के लिए बहुत गुंजाइश है। अगर ब्रिक्स देश करेंसी के मुद्दे पर सहमत हो गए तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, और यह यूरो से अलग है क्योंकि यूरो में इंग्लैंड कोऑपरेट नहीं कर रहा था। लेकिन क्या ब्रिक्स के लिए अपनी करेंसी लाना आसान है? इसे जरूरत, फायदे और चुनौतियों वाले फिल्टर से डिकोड करते हैं। देखिए, ब्रिक्स करेंसी से इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी।
तो वहीं इसका फायदा यह है कि अपनी करेंसी से व्यापार करने में एक्सचेंज रेट कम होगा, लेकिन चुनौती यह है कि सभी ब्रिक्स देशों को मनाना मुश्किल हो सकता है। ब्रिक्स करेंसी से डॉलर में उतार चढ़ाव का ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा, जबकि इससे आपस में वित्तीय सहयोग और निवेश में वृद्धि होगी, लेकिन नई करेंसी से ट्रेड में स्थिरता लाना बड़ी चुनौती हो सकता है। नई करेंसी से ब्रिक्स देशों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही ग्लोबल आर्थिक मंच पर ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन चुनौती यह है कि ब्रिक्स करेंसी से व्यापार में शुरुआत में विश्वास स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होगा। एक लाइन में कहें तो ब्रिक्स का करेंसी वाला करंट मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन इसमें बहुत सारे पेच हैं, क्योंकि इसके साथ स्विफ्ट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। एक तरफ पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध में शांति का संदेश दे रहे हैं, वहीं पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के बीच पीएम मोदी की कजान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से मुलाकात होगी। ये दोनों की पहली मुलाकात है। ईरान पिछले वर्ष ही ब्रिक्स का सदस्य बना है। हिजबुल्लाह से युद्ध के बीच ईरान और इजराइल में तनाव काफी बढ़ गया है। यह मुलाकात राष्ट्रपति बनने के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहली बार होगी पेजेश्कियां से। ऐसे में शांति की दिशा में मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही पश्चिम एशिया में शांति के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अलग से बातचीत कर चुके हैं। बहुत हंगामेदार खबर है। इसमें नए नए ट्विस्ट हैं, नए नए एंगल हैं। कहीं कांच टूट रहा है, कहीं उंगलियों में चोट लग रही है, कहीं टाके लग रहे हैं, बहुत कुछ है ड्रामा में। आप कहेंगे कि हंगामा कहां पर हुआ? हंगामा संसद के एनेक्सी भवन के अंदर हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर बुलाई गई जेपीसी की बैठक में हुआ। जेपीसी के 2 सदस्य टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच नोकझोंक हुई, और यह नोकझोंक इस कदर हुई कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को थोड़ी चोटें भी आई। हाथ देखते रहिएगा उनका। हम आपको सबसे पहले इस हंगामे के बाद घायल कल्याण बनर्जी की कुछ वायरल तस्वीरें दिखाते हैं। इसके बाद बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों माननीयों के बीच हुए संग्राम पर अंदर की बड़ी खबर। कल्याण बनर्जी की यह पहली तस्वीर ध्यान से देखिए। वो एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनका बायां हाथ टेबल पर है। अब उनका दायां हाथ देखिए, अंगूठे पर आपको चोट दिखेगी, साथ में तर्जनी में भी मरहम पट्टी दिखेगी। चोट लगने के बाद उन्हें 4 टाके आए हैं, वो राहत महसूस कर पाए, इसलिए बैठक कक्ष के बाहर ही उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सूप भी दिया गया था। अब यह दूसरी तस्वीर देखिए। बैठक कक्ष में फर्श पर पड़ी एक टूटी हुई कांच की बोतल है। कहा जा रहा है कि पानी की इसी बोतल से कल्याण बनर्जी को चोटें लगी हैं। कांच के टुकड़े उनके अंगूठे और तर्जनी में लगे, जिससे काफी खून बहा। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि यह बोतल टूट गई और कल्याण बनर्जी इससे घायल हो गए। तो अंदर की खबर यह है कि आज वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिटायर्ड जजों और वकीलों के एक समूह के विचार सुन रही थी। विपक्षी सदस्यों ने इस पर सवाल किए, कहा कि विधेयक में इनकी क्या हिस्सेदारी है, इन लोगों को क्यों सुना जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य उन लोगों की बात सुनने जाने को वैध बता रहे थे। एक्सक्यूज मी। आरोप है कि इसी बीच कल्याण बनर्जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो बीच में बोलने की कोशिश करने लगे, चूंकि वो पहले ही 3 बार इस विषय में बोल चुके थे और फिर से बोलने के लिए मौका चाहते थे। तो बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनका विरोध किया। कहा जा रहा है कि इसी दौरान दोनों में तीखी बहस हुई, दोनों ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। इसी बीच कल्याण बनर्जी ने पास में रखी पानी की बोतल, कांच की बोतल को अचानक से उठाया और गुस्से में टेबल पर पटक दिया, जिससे कांच उनके ही हाथ में लग गया। बीजेपी का यह आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने इसके बाद बोतल के टुकड़े को चेयरमैन की ओर भी उछाला। इस घटना के कारण बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। वैसे इस हरकत पर कल्याण बनर्जी के विरुद्ध आज ही एक्शन भी लिया गया है। उन्हें सस्पेंड करने के लिए बाद में एक प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल के खिलाफ गलत शब्दों के चयन, अध्यक्ष की तरफ बोतल तोड़कर फेंकने वाले अशोभनीय व्यवहार पर लाया गया था, जिस पर पक्ष में 9 वोट पड़े और विपक्ष में 8। इसके बाद अध्यक्ष ने लोकसभा के नियम 261 और 374 के तहत कल्याण बनर्जी को 1 दिन और 2 बैठकों के लिए निलंबित करने का निर्देश दे दिया और स्पीकर को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया। अब आते हैं कि हुआ क्या, बयान क्या है। एक और वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह उस वक्त का है जब कल्याण बनर्जी को प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है और समिति के सदस्य असुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह उन्हें दोबारा बैठक कक्ष में
वापस ले जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस दौरान ओवैसी कल्याण बनर्जी से कुछ बातें भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे ये समझ में नहीं आया, लेकिन इस दौरान जब टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन ने उनसे हाल पूछा तो वो क्या बोले, आप भी सुनिए। चोट लगी आपको? So we cannot speak. जेपीसी का मामला है, कुछ नहीं बोल सकते। No speaking. जेपीसी के मामले में कुछ नहीं बोल सकते। दादा मैं चोट लिखा दादा। जेपीसी नहीं चोट तो जेपीसी का नहीं है। एक दिन के लिए जेपीसी से निलंबित होने के बाद कल्याण बनर्जी दिल्ली में अपने आवास की ओर निकले और फिर वहीं से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोनों ही बार टीवी 9 ने उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो बस यही कहते रहे कि संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो बाहर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये जेपीसी का मसला है। हालांकि टीवी 9 की टीम ने इस मामले में अभिजीत गंगोपाध्याय से भी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कहा कि वो इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी से मिलकर टीएमसी सांसद के प्रति अपनाए गए नरम रुख की शिकायत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो जेपीसी में शामिल अपनी पार्टी के सदस्यों के रुख को लेकर भी दुखी हैं, पीएम से मिलकर इस बारे में भी बात करेंगे। वहीं जेपीसी चेयरमैन ने कहा, क्या कुछ कहा है उन्होंने कल्याण बनर्जी पर, क्या आरोप लगाए हैं, ये भी देखते हैं। और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के अपने सदस्य का क्या आचरण है। जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज किया मुझे, या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। यानी इस घटना पर अंदर की खबर और हर एक पक्ष की प्रतिक्रिया जानने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि जेपीसी में इस तरह का हंगामा और नोकझोंक शायद पहली बार हुई है। लेकिन हमारे पास एक दिन पहले का भी एक वीडियो है जो कि जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल के जन्मदिन का है। आप इस वीडियो को भी देखिए। क्या आपको जेपीसी के सदस्यों में आपस में पहले से मनमुटाव जैसा कुछ दिखा? ये देखिए आप, क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि इस वीडियो में तो कल्याण बनर्जी खुद जगदंबिका पाल को केक खिलाते दिख रहे हैं। आपस में हंसी मजाक चल रहा है। हां, इस वीडियो में अभिजीत गंगोपाध्याय जरूर थोड़ी दूरी बनाए हुए दिखे। ये पिक्चर खींचो, यही इसको टीआरपी ज्यादा होगा, इसको टीआरपी ज्यादा होगा, देखो इसको टीआरपी ज्यादा होगा, क्या ठीक है, इसको टीआरपी ज्यादा होगा। अभी तो खैर बोतल तोड़ के टीआरपी है दादा, क्या कहेंगे आप। खैर, वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष की आपत्ति के बाद इसे जेपीसी में भेजा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। इस बीच वक्फ बिल पर जेपीसी की कई बैठकें हो चुकी हैं। 5वीं बैठक में भी बहस जोरदार रही थी और आज की बैठक में एक बार फिर पक्ष विपक्ष में नौबत हाथापाई तक आ गई। संसद और विधानसभा में इससे मिलती जुलती घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन पहली बार संसदीय कमेटी की बैठक में सांसद इतने आक्रामक और उत्तेजित दिखे। वैसे इतना आक्रामक व्यवहार विमर्श और सेहत दोनों के लिए हानिकारक होता है। और हां, तीखी बहस के बीच कांच की बोतल भी कई बार जख्म दे सकती है। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति में गांधी परिवार के एक और सदस्य की एंट्री की। नेता गांधी परिवार से हैं तो आप नाम से भी वाकिफ होंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की बहन, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब से कुछ घंटे बाद औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी। पार्टी ने राहुल गांधी की केरल में खाली की गई सीट वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। अब उनके नामांकन का समय है। वैसे अपनी चुनावी पारी की शुरुआत से पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची। प्रियंका ने खुद कहा कि उन्होंने नामांकन से पहले खड़गे जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। प्रियंका गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं जो चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। इस पर हमने फिक्र की विशेष फाइल तैयार की है जिसमें गांधी फैमिली की चुनावी राजनीति की पूरी कहानी है।
इस फाइल को खोलने से पहले आपको आज का अपडेट दे देते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से कल दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। जाहिर है यह मौका एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी होगा, तो कांग्रेस इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के नामांकन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले सुबह 11 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक रोड शो भी करेंगे। अब ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है या जनसंपर्क, कल पता लगेगा। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग है। अगर प्रियंका गांधी निर्वाचित हुई तो दक्षिण भारत से चुनावी डेब्यू करने वाली गांधी परिवार की वो पहली सदस्य होंगी। अपनी बहन की चुनावी एंट्री से पहले राहुल ने भी एक पोस्ट लिखी है, वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वो वायनाड के लिए जुनूनी चैंपियन साबित होंगी और संसद में एक सशक्त आवाज बनेगी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज आज ही वायनाड पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर लोगों से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी की 10वीं सदस्य होंगी जो चुनाव लड़ेंगी। उनसे पहले इस परिवार के 9 सदस्य चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, इंदिरा फिरोज के बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी, इसके बाद फिर संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी तरफ राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी चुनाव लड़ चुके हैं और सक्रिय राजनीति में अब बेटी प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ रही हैं। ये पूरा फैमिली ट्री है। अब तक गांधी परिवार के 9 में से 3 सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। विपक्ष की राजनीति की बात करें तो गांधी परिवार के 3 सदस्य राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल राहुल ही लोकसभा में नेता विपक्ष है। अब अगर प्रियंका गांधी निर्वाचित हुई तो वो पहली बार सांसद बनेंगी। यह भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संसद में होंगे। प्रियंका और राहुल लोकसभा जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगे। वैसे तो प्रियंका गांधी पहले से रायबरेली में अपनी मां और अमेठी में अपने भाई के लिए कामकाज संभालती रही हैं, लेकिन जनवरी 2019 में कांग्रेस ने महासचिव बनाया तो वो पूर्वी यूपी की प्रभारी बनाई गई। 2020 में प्रियंका गांधी के पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको बना दिया गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो काफी सक्रिय रहीं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा भी दिया। अब वो चुनाव लड़ने वाली है, जिससे कांग्रेस नेताओं में फील गुड का माहौल है, तो बीजेपी इसे परिवारवाद वाले चश्मे से देख रही है। वायनाड में बीजेपी ने कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रही नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया। बहुत दिन से मांग थी, पूरे देश भर में मांग थी कि प्रियंका जी भी राजनीति में फुल टाइम आए और इलेक्शन लड़ें, और हमें खुशी है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से वो वहाँ से जीत कर आएंगी। प्रियंका गांधी, as far as the people are concerned, the people who have lost confidence in Congress. मैंने प्रियंका जी के साथ काम किया है। जबरदस्त अद्भुत क्षमता है वाक्य शैली की, कम्युनिकेट करने की, संसदीय भाषा में बोलने की। भारत की लोकसभा को एक ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन मिलने जा रहा है। केरला को जिन लोगों ने धोखा दिया और केवल जो वोट बैंक के लिए या जहां पर वोट बैंक की संख्या ज़्यादा है वहां पर जाकर अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं, आज सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या वायनाड की जनता से माफ़ी मांगी। वायनाड में असली इंडिया अलायंस है कौन? प्रियंका वाड्रा जी भी चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर मोकेरी जी भी लेफ्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है कि दिल्ली में दोस्ती है, केरल में कुश्ती है। गांधी परिवार पर अक्सर परिवारवाद के इल्जाम लगते रहते हैं। प्रियंका की एंट्री से इन आरोपों को बल मिलेगा, लेकिन आपको याद होगा कि 3 दिन पहले झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया था। उस लिस्ट को अगर आप देखें तो वहां भी कई ऐसे नेताओं को टिकट मिले हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। झारखंड में बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की सूची जारी की। परिवारवाद के लेंस से देखें तो राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू
पूर्णिमा दास को जमशेदपुर, पूर्व चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से, पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट मिला है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 10 नाम ऐसे हैं जहां परिवारवाद की झलक दिख रही है। पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी, सोचिए, अशोक चौहान याद है आपको, जो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, राज्यसभा में हैं। उनकी बेटी को श्रीजा चौहान जो है उनको भोकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को कंकावली, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन और पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगर को के पोते संभाजी पाटिल निलंगर को निलंगा से उतारा गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेल्लार और उनके भाई विनोद शेल्लार भी मैदान में हैं। आशीष बांद्रा पश्चिम और विनोद मलाड पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा भी इस लिस्ट में कुछ नाम हैं जिनकी सियासी विरासत रही है, और सबसे हैरान करने वाला नाम अगर आपको याद होगा, सुलभा गायकवाड़, एमएलए गणपत गायकवाड़, जो कि अभी जेल में, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। वैसे परिवारवाद और वंशवाद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? नेता ये अपनी सुविधा के अनुसार तय करते रहते हैं। पॉलिटिक्स में इसकी कोई मुकम्मल परिभाषा अब तक तो तय नहीं हो पाई है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर का चुनाव, जो कि पूरी तरह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिहाज से एक एग्जाम्पल रहा। खैर, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कल चीनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। कजान में होगी पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दी जानकारी। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने खबर बताई महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी ने परिवारवाद का सहारा लिया है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब चर्चा महाविकास अघाड़ी में सीटों पर फंसे पेच की कर लेते हैं, जो अब सुलझता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग है ये। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई दौर की बैठक हो चुकी है। कल दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज मुंबई में लंबी मीटिंग हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने पहले शरद पवार के साथ 2.5 घंटे तक बैठक की। इसके बाद बाला साहब थोराट उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे, फिर बैठक हुई और एक फॉर्मूला तय हुआ। हमारे संवाददाता राजीव सिंह के सूत्रों के मुताबिक 288 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सबसे ज्यादा 110 से 115 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव गुट को 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि फॉर्मूला जो है वो लगभग लोकसभा वाला फॉर्मूला है, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब उसी तर्ज पर करीब। खैर, सीटों को लेकर भले ही फॉर्मूला निकलता दिख रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 11 सीटें ऐसी हैं जिसे लेकर खींचतान चल रही है। इनमें नागपुर दक्षिण, रामटेक, वरोरा, अमरावती, दर्यापुर, वारसोवा, भायखला, बांद्रा पूर्व, परोला, अंडरलोल और घाटकोपर और कुर्ला वेस्ट शामिल है। यह तय नहीं हो रहा है कि इनमें कौन सी सीटें किसे दी जाएंगी। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि एमवीए में सीटों पर संजय राउत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की जुबानी जंग के बाद कांग्रेस आलाकमान ने बाला साहब थोराट को एक्टिव किया। उद्धव ठाकरे के साथ सीट शेयरिंग पर समन्वय बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, जिसके बाद यह फॉर्मूला निकला है। बाला साहब थोराट की एंट्री से ये सवाल भी पूछे जाने लगे हैं कि क्या नाना पटोले को किनारे कर दिया गया है। हालांकि थोराट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विवाद ऐसा कुछ नहीं। माननीय उद्धव जी के साथ मैंने बात की है, बहुत सारे जगह पर अपनी बात, जो जगह है जिस पर थोड़ा सा चर्चा चल रही है उस पर उनके साथ बात की है। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी जिस भी गठबंधन को लीड करेगी, उस गठबंधन में
पेंच भी रहेगा और खुरपेंच भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो है वो डीएनए ही नहीं है, कांग्रेस का जो है वो सोच ही नहीं है। एक चॉकलेट रहता है, दो बच्चे झगड़ते रहते हैं, आखिर में एक तो मिल जाता है यार। चॉकलेट की लड़ाई है, तो उसमें सिर्फ ये है कि आधा आधा बांटा नहीं जाता है, तो एक चॉकलेट एक को ही देना पड़ता है। तो चॉकलेट की लड़ाई है, लड़ाई लड़ते रहते हैं आखिर तक। कोई विवाद नहीं है, चॉकलेट की लड़ाई क्या विवाद होता है क्या? महाविकास आघाड़ी में पूरा जिस तरह से कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार है और बाकी घटक पक्ष, उनके साथ में पूरा बिल्कुल अच्छे रीत से जो जगह का जो बंटवारा है वो पूरा होने के पहली लिस्ट आज लिस्ट हो जाएगी। महायुति में कैसे सागर बंगले में जाइए, वर्षा बंगले में जाइए, कैसे कपड़े फाड़ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ थोड़ा वो भी दिखाइए। हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग का इश्यू, उनका तो सीट शेयरिंग के आगे निकल के आया है, उनका तो बहुत मारा मारी है। मुझे मालूम था कि कांग्रेस पार्टी उद्धव जी का और शरद पवार जी उद्धव जी का निश्चित रूप से गेम करेगी और उन्होंने उनका गेम कर लिया है और उनको बड़ी हालत खराब। चॉकलेट की लड़ाई है, इंटरेस्टिंग। अब आपको यूपी उपचुनाव की सियासत से जुड़ा अपडेट देते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव की सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज रात दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। इनसे पहले यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली आए हैं और कहा जा रहा है कि उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए वो 1 से 2 सीट चाहते हैं। अब वो खबर जिसका कोड वर्ड है नकली जज, फर्जी कोर्ट। आपने नकली पुलिस वालों के बारे में सुना होगा, खाने पीने में मिलावट की खबरें देखी होंगी। नकली तेल घी की चर्चा भी पुरानी है। अभी तो कुछ दिन पहले हमने आपको नकली बैंक भी दिखाई थी, लेकिन इस बार गुजरात से हैरान कर देने वाली खबर आई है। गुजरात में एक शख्स ने फर्जी अदालत बनाई, खुद को उसका जज बताया और अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए फैसले भी सुना दिए। आरोपी का नाम है मॉरिस सैमुअल। बतौर नकली जज मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन पर अपने नाम करके इसको जो है वो आदेश पारित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रही थी। मॉरिस उन लोगों को फंसाता था जिनके जमीन से जुड़े केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे। वो अपने मुवक्किलों से उनके मामले को सुलझाने के लिए फीस के तौर पर कुछ पैसे लेता था। मॉरिस खुद को कोर्ट से नियुक्त किया गया आधिकारिक मध्यस्थ बताता था। वो अपने मुवक्किलों को गांधीनगर के अपने ऑफिस में बुलाता था, जिसे बिल्कुल किसी अदालत की तरह डिजाइन किया गया था। जज की तरह बेंच, सामने की ओर कुछ कुर्सियां लगी हुई थीं। मॉरिस केस से जुड़ी दलीलें सुनता और ट्राइब्यूनल के अधिकारी के रूप में आदेश पारित करता था। इतना ही नहीं, उसके साथ ही अदालत के कर्मचारी या वकील के रूप में खड़े होकर यह दिखाते थे कि कार्रवाई असली है। इस तरकीब से आरोपी मॉरिस 11 से ज्यादा मामलों में अपने पक्ष में ऑर्डर पारित कर चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर कितनी भी चालाकी कर ले, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। नकली जज मॉरिस ने भी खुद को असली साबित करने के चक्कर में कुछ ऐसा किया कि वो पकड़ा गया। दरअसल अपना आदेश लागू करवाने के लिए मॉरिस ने दूसरे वकील के जरिए सिविल कोर्ट में अपील की। इसमें वही आदेश अटैच किया जो उसने जारी किया था, यानी असली कोर्ट में नकली आदेश की कॉपी लगा दी। इससे कोर्ट के रजिस्ट्रार को शक हो गया। उसे पता चला कि ना तो मॉरिस असली मध्यस्थ है और ना ही आदेश असली है। फिर इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और नकली जज मॉरिस और उसकी फर्जी अदालत का भंडा फूट गया। अहमदाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर गुजरात में फर्जी अफसरों की याद दिलाई। उन्होंने लिखा कि गुजरात में मॉरिस सैमुअल नाम का एक नकली जज पकड़ा गया है। पहले गुजरात में नकली सीएमओ विराज पटेल और नकली पीएमओ अधिकारी किरण पटेल पकड़े गए थे। इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो जमीन है वो कलेक्टर की जमीन है और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज ए आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसमें फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसमें, जिसमें इसने 2000 स्क्वायर
गज जितनी ज़मीन है वो उस पार्टी को दी और 10,000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दी है। अब थोड़ी ग्लोबल फिक्र की बात कर लेते हैं। आपको पश्चिम एशिया में जंग का लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। फिक्र में आज का ये अपडेट थोड़ा हटकर है क्योंकि इजरायली सेना को हिजबुल्लाह का गोल्ड बंकर हाथ लग चुका है और सोने और कैश वाली ये जमा पूंजी इतनी है कि उससे गाजा और लेबनान के लाखों युद्ध पीड़ितों की जिंदगी संवर जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल की सेना के प्रवक्ता एडमिरल हगारी के एक बयान ने पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मचा दी है। उनकी ओर से जारी एक एनिमेशन वीडियो ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस वीडियो में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह ने कैसे लेबनान में दाहिया के एक बंकर में $500 मिलियन का सोना और डॉलर भरा हुआ था। इस गुप्त खजाने की भनक अब इजराइल को भी लग चुकी है। यहां हम आपको बता दें कि $500 मिलियन का सोना और कैश अगर भारतीय रुपयों के हिसाब से देखें तो करीब 4200 करोड़ रुपए बैठता है। जी हां, 4200 करोड़ रुपए। हिजबुल्लाह जिसका इस्तेमाल रणनीतिक सामरिक जरूरतों और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए करता था, लेकिन अब हिजबुल्लाह के इस गोल्ड बंकर पर इजराइल की नजर पड़ चुकी है और ये जानकारी आउट होते ही हिजबुल्लाह खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। आपको आईडीएफ की ओर से जारी बंकर का 3D से तैयार डिजाइन दिखाते हैं। जिस बंकर में हिजबुल्लाह ने खजाना छिपा रखा था वो दाहियाह में अल साहेल अस्पताल के नीचे स्थित है। इसे नसरल्लाह के इमरजेंसी बंकर के रूप में प्रयोग किया जाता था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अस्पताल के निदेशक फदी अलामेह के हवाले से बताया है कि इजराइल के इस बड़े और चौंकाने वाले दावे के बाद अस्पताल को खाली करा लिया गया है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता हगारी ने कहा है कि अस्पताल पर हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि हगारी ने यह जरूर कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल लेबनान के पुनर्निर्माण में किया जा सकता था और अभी भी किया जा सकता है। इजराइल ने इसके साथ ही एक चेतावनी भी दी, कहा कि उनके विमान इस गोल्ड साइट की निगरानी कर रहे हैं। इस बंकर पर आसमान से नजर है। इस बंकर को छोड़ दे तो इजराइल दूसरी ओर हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों को अब टारगेट कर रहा है।